हेलो फ्रेंड्स। आज का ये सेशन आप सभी के लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है, खास होने वाला है, क्योंकि आज से हम शुरू कर रहे हैं ज्योग्राफी की एक खास सीरीज जिसमें क्लास 6 से क्लास 10 तक की किताबों में दिए गए महत्वपूर्ण तथ्य, कुछ रोचक तथ्य और क्या आप जानते हैं जैसे महत्वपूर्ण पॉइंट को आसान भाषा में समझेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे। ये पूरी सीरीज बीपीएससी टीआरई 4 स्टेट और जेटेट की तैयारी के लिए बेहद ही उपयोगी रहने वाली है। आज हम इस सेशन में क्लास 6 को कवर करेंगे, बाकी आने वाले सेशन में एक एक करके कवर करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 और जो री एग्ज़ाम हुआ था, इन सभी एग्ज़ाम में इन तथ्यों से बहुत सारे सवाल पूछे गए थे। दो चार सवाल हर एग्ज़ाम में पूछे गए थे। इसीलिए ये सीरीज आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, खास करके जो बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं और जिनका सब्जेक्ट ज्योग्राफी है। ठीक है, तो चलिए सेशन को शुरुआत करते हैं और देखते हैं पहला फैक्ट। पहला फैक्ट है, क्या आप जानते हैं गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियां विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिसे सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है। डेल्टा स्थल का वह भाग जो नदी के मुहाने पर बनता है, जहां नदियां समुद्र में प्रवेश करती हैं, उस जगह को नदी का मुहाना कहा जाता है। अब यहाँ से कई सवाल बन सकते हैं, जैसे सुंदरवन डेल्टा के बारे में पूछा जा सकता है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का नाम पूछा जा सकता है, किस नदी पर निर्मित है ये पूछा जा सकता है, सुंदरवन का डेल्टा का आकृति कैसी है ये पूछा जा सकता है, मुहाना किसे कहते हैं ये पूछा जा सकता है। तो किसी भी तरीके से सवाल बनाया जा सकता है। वैसे टेंशन नहीं लेना है, इन जो भी यहाँ पे तथ्य आप लोग को बताएंगे कि आप जानते हैं या फिर जो रोचक तथ्य दिया गया है, इन सभी से बनने वाले प्रश्नों को भी हमने बना करके रखा है। आने वाले 1-2 दिन के अंदर उसे अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, और वो वीडियो स्पेशल बीपीएससी टीआरई 4 जिनका सब्जेक्ट ज्योग्राफी है उनके लिए स्पेशल होगा। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे देखिएगा, तो सवाल पूछा है आपसे, अगर किसी वर्ष मानसूनी वर्षा कम हो या नहीं हो तो क्या होगा? सही उत्तर पर चिन्ह लगाओ। फसल प्रभावित होगी, नहीं होगी। कुएं का पानी का स्तर ऊपर जाएगा या फिर नीचे चला जाएगा। गर्मी का मौसम लंबा होगा या फिर छोटा होगा। तो देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, किसी वर्ष मानसूनी वर्षा कम हो या फिर नहीं हो तो क्या होगा? तो जाहिर सी बात है फसल प्रभावित होगा, है ना। कुएं का पानी का स्तर नीचे चला जाएगा। गर्मी का मौसम लंबा होगा, ये इंपॉर्टेंट है, गर्मी का मौसम लंबा होगा। कैसे होगा, क्यों होगा? सोचिए, भारत में मानसून आने पर क्या होता है, मानसून की बारिश से तापमान में कमी आती है और गर्मी से राहत मिलने लगती है। अब अगर मानसून की बारिश कम हो जाए या फिर आए ही नहीं तो क्या होगा? गर्मी से राहत नहीं मिलेगी, गर्म और शुष्क मौसम ज़्यादा समय तक रहेगा और गर्मी का मौसम लंबा महसूस होगा, है ना। आप ऐसे भी समझिए, मान लीजिए सामान्यतः आप देखेंगे तो अप्रैल, मई और जून में गर्मी पड़ती है और जून में मानसून आ गया तो बारिश शुरू होने से गर्मी का प्रभाव कम होने लगेगा। लेकिन अगर जून में मानसून ना आए तो गर्मी बनी रहेगी। इसलिए कहा जा सकता है कि मानसून की वर्षा कम या नहीं होने पर गर्मी का मौसम लंबा होगा। ठीक है, तो यहाँ से कैसे सवाल बनेगा वो तो जब नेक्स्ट वीडियो देंगे तो उसमें पता चलेगा। चलिए अगला तथ्य दे रखा है जलोढ़ निक्षेप के बारे में। ये क्या है? ये नदियों के द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी होती है तथा नदी बेसिन में निक्षेपित कर दी जाती हैं। ठीक है, याद रखना है जलोढ़ निक्षेप के बारे में कि ये नदियों के द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी होती है तथा नदी बेसिन में निक्षेपित कर दी जाती हैं। ठीक है, इसके बाद है सहायक नदी के बारे में बताया है। एक नदी या सरिता जो कि मुख्य नदी में किसी भी तरफ से आकर मिलती है तथा अपने जल को मुख्य नदी में विसर्जित करती है, उसे सहायक नदी कहते हैं। जैसे ये मुख्य नदी जा रही है और इधर से लाके कोई नदियाँ जब किनारे से लाके मिलती है तो इसे कहा जाता है सहायक नदी। ठीक है, और ये जो पूरा जाल है ना, ये पूरा जो जाल है ना, इसे कहते हैं नदी बेसिन। पूरे जाल तंत्र को इसे नदी बेसिन कहा जाता है। चलिए अगला फैक्ट है, क्या आप जानते हैं बड़े देश जिनका विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर बहुत अधिक होता है, वहाँ पूरे देश का मानक समय एक नहीं होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 एवं कनाडा में 6 मानक समय हैं। ये फैक्ट है, आपको याद रखना है। क्या आपको पता है कि रूस में कितने मानक समय हैं? तो मैं बता दूं, रूस में कुल 11 मानक समय हैं। कितना? 11। याद रखिएगा, जिनका देशांतरीय विस्तार जितना अधिक होगा उसका मानक समय उतना अधिक वहाँ पे होगा। ठीक है, देखिए लिखा है ना,
बड़े देश जिनका विस्तार पूरब से पश्चिम इस तरीके से, तो जिसका जितना ज़्यादा विस्तार होगा उसका उतना अधिक मानक वहाँ पे समय होगा। तो रूस का मानक जो समय है वहाँ पे बहुत अधिक है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे देखिएगा तो पूरब से पश्चिम का विस्तार या कह लीजिए देशांतरीय विस्तार अधिक है। भारत में एक ही मानक समय है, याद रखिएगा, ठीक है। स्टैंडर्ड समय एक ही है ना, जो 82.5 डिग्री से गुजरा हुआ है इलाहाबाद के नैनीताल से, ठीक है। चलिए आगे देखें। अगला फैक्ट है कि आप जानते हैं परवाल छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल हैं जिसे पॉलिप कहा जाता है, ठीक है। पॉलिप किसे कहा जाता है, क्या है? तो ये परवाल छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल होते हैं जिसे पॉलिप कहते हैं, ठीक है। परवाल जब जीवित पॉलिप मरते हैं तब उनका कंकाल बच जाता है। अन्य पॉलिप की वृद्धि इन ठोस कंकालों के ऊपर होती है जो बढ़ते बढ़ते काफ़ी ऊंचे हो जाते हैं तथा इस प्रकार परवाल द्वीपों का निर्माण करते हैं, ठीक है। समझ में आया? परवाल द्वीप क्या होते हैं? तो ये परवालों से ये निर्मित होता है, ठीक है। और परवाल जो कि छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल होते हैं उसे क्या कहते हैं? पॉलिप कहते हैं। और यही पॉलिप, यह जब जीवित पॉलिप मरते हैं तब उनका जब कंकाल बच जाता है और अन्य पॉलिप की वृद्धि इन ठोस कंकालों के ऊपर होती रहती हैं एक के ऊपर एक, तो इसी से जो बनता है उसे क्या कहा जाता है? परवाल द्वीप, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है फैक्ट कि आप जानते हैं पहाड़ी वह स्थलीय भाग है जो कि आसपास की भूमि से ऊंची उठी होती है। पहाड़ी वह स्थलीय भाग है जो कि आसपास की भूमि से ऊंची उठी होती है, ठीक है ना। आगे कहता है कि 600 मीटर से अधिक ऊंचाई एवं खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को पर्वत कहा जाता है। 600 मीटर से अधिक, यहाँ से सवाल बन सकता है, ध्यान रखिएगा। 600 मीटर से अधिक ऊंचाई एवं खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को क्या कहा जाता है? पर्वत कहा जाता है। कुछ इस तरीके से, है ना, खड़ी ढाल इस तरीके से देखिए, है ना, तो इस तरीके से नुकीला ऊपर होना चाहिए कुछ इस तरीके से, तो इसे कहा जाता है पर्वत। लेकिन किसको कहेंगे? जो 600 मीटर से अधिक होगा। यहाँ से सवाल शायद पूछा गया था टीआरई में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आगे सवाल पूछ रहा है आपसे 800 मीटर से ऊंचे, 8000 मीटर से ऊंचे कुछ पर्वतों के नाम बताइए। तो नाम याद रखना जरूरी है, जैसे कि माउंट एवरेस्ट सबसे पहला नाम तो ये होना चाहिए जिसकी ऊंचाई 8800 कितना है? 48 मीटर, ठीक है, माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर। दूसरा है K2 गॉडविन जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है, ठीक है। कंचनजंगा 8586 मीटर है ना। इसके बाद मकालू याद रखिएगा, मकालू का ऊंचाई 8463 मीटर है। नंगा पर्वत है, ठीक है ना। और अन्नपूर्णा है, अन्नपूर्णा की ऊंचाई 8091 मीटर है, 8091 मीटर अन्नपूर्णा का। तो इस तरीके से 4, 5, 6 का नाम याद रखिएगा। माउंट एवरेस्ट, K2, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, इन सभी की ऊंचाई 8000 मीटर से अधिक है और ये सभी पर्वत के श्रेणी में आएंगे, ठीक है, क्योंकि सभी की ऊंचाई 600 मीटर से अधिक है। बात समझ में आ रहा है? चलिए, अगर 600 मीटर से नीचे उसे क्या कहेंगे? उसे पहाड़ी कहेंगे। और पठार किसको कहते हैं? पठार का देखिए कुछ इस तरीके से होना चाहिए, देखिए इस तरीके से, इस तरह से ऊपर समतल होना चाहिए, इस तरह से उठा हुआ भाग होना चाहिए और ऊपर में समतल भाग होना चाहिए, ठीक है, उसे कहते हैं पठार, ठीक है। चलिए, यहाँ पे लोगों का निवास भी हो सकता है। चलिए, अगला जो फैक्ट दे रखा है जल संधि के बारे में, ठीक है ना। जल संधि के बारे में फैक्ट दिया है, कह रहा है यहाँ पे पानी का संकरा भाग होता है जो दो बड़ी जलराशि जैसे समुद्रों तथा महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है। क्या बोल रहा है जल संधि के बारे में? पानी का संकरा भाग होता है ये जो दो बड़ी जलराशि जैसे समुद्र तथा महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है। जैसे देखिएगा, इधर आपका यहाँ पे बहुत बड़ा जल एक भाग है, जलराशि का भाग है, इधर जलराशि का भाग है, और यहाँ पे देखिएगा ना तो एक संकीर्ण भाग है जो कि पानी से एक दूसरे को कनेक्ट करता है, जोड़ता है, इसे जल संधि कहते हैं। अब सवाल पूछ रहा है आपसे कि भारत एवं श्रीलंका के बीच स्थित जल संधि का नाम बताइए, जिसका नाम पाक जल संधि है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा स्थल संधि क्या है, कहता है स्थल का एक संकरा भाग होता है जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है। देखिए, एक स्थलीय भाग ये है और एक स्थलीय भाग ये है। अब इन दोनों को देखिएगा तो एक संकरा भाग यहाँ पे है जो कि जोड़ने का काम कर रहा है इन दोनों को, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को जोड़ रहा है यहाँ पे। इसे क्या कहेंगे? स्थल संधि कहेंगे इसे। क्या कहेंगे इसे? स्थल संधि। क्लियर हो गया? अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को जोड़ने वाले स्थल संधि का क्या नाम है, ठीक है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए,
अगला फैक्ट है कि आप जानते हैं प्रशांत महासागर में स्थित मानोकी पर्वत हवाई द्वीप सागर की सतह के नीचे स्थित है। इसकी ऊंचाई 10,205 मीटर है। एवरेस्ट शिखर से भी अधिक है ये। क्या बोल रहे हैं? प्रशांत महासागर में स्थित मानोकी पर्वत जिसे हवाई द्वीप भी कहते हैं, ये सागर की सतह के नीचे स्थित है। जैसा आप देखिएगा, जैसे कोई एक ये तालाब है, इस तरीके से तालाब नहीं कह लीजिए, इसको सागर महासागर कहिएगा आप, है ना, कुछ इस तरीके से कोई होता है। इस तरीके से मान लीजिए कोई महासागर है और इसके नीचे भी ना छोटे छोटे बहुत सारे पर्वत भी होते हैं, छोटे बड़े पर्वत होते हैं। तो बाहर प्रशांत महासागर में ना एक मानोकी पर्वत है, इसे हवाई द्वीप भी कहते हैं। ये सागर की सतह के नीचे, यानी ये सागर की जो सतह है ना, इसके नीचे एक पर्वत है। ठीक है, इसकी ऊंचाई देखेंगे ना तो 10,205 मीटर है, जो कि एवरेस्ट के शिखर से भी अधिक ऊंचाई है। क्योंकि एवरेस्ट के शिखर की ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर है, और ये कहाँ पे 10,205 मीटर है। तो ये माउंट एवरेस्ट भी से अधिक ऊंचाई का है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को। ठीक है, मानोकी पर्वत तो पूछा जा सकता है किस महासागर में स्थित है, तो प्रशांत महासागर में स्थित है। मानोकी पर्वत का और किस नाम से जानते हैं? हवाई द्वीप के नाम से जानते हैं। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 10,205 मीटर है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगला सवाल की तरफ। चलिए, अगला फैक्ट है न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी तथा भारत के तेंजिंग नोर्गे शेरपा 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। देख रहे हैं ना, क्या है? न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी। तो पूछा जा सकता है पहला सवाल यही कि एडमंड हिलेरी कहाँ के निवासी थे, तो ये न्यूजीलैंड के थे। तथा भारत के तेंजिंग नोर्गे शेरपा 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। ठीक है, तो दोनों का नाम याद रखिएगा, तेंजिंग नोर्गे शेरपा का नाम याद रखिएगा और एक इधर हिलेरी का नाम याद रखना है, एडमंड हिलेरी का। ठीक है, 1953 में इन्होंने क्या किया था? इन्होंने, इन दोनों ने जो पृथ्वी का सबसे ऊंचा शिखर है यहाँ पे माउंट एवरेस्ट जो है उस पर चढ़ाई की थी। चढ़ने वाले पहले दो व्यक्ति थे। ठीक है, अब आगे लिखा है जापान की जुंको तबेई विश्व की पहली महिला थी जिसने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा था। तो ये भी आपको याद रखना है। जापान की जुंको तबेई विश्व की पहली महिला थी जिसने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखी थी। ठीक है, जबकि बछेंद्री पाल भारत की पहली महिला थी जिसने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर पहला कदम रखा था, अपना कदम रखा था। ठीक है, तो क्या क्या यहाँ पे याद रखना होगा? बहुत सारी चीज़ें मिल गई आप लोगों को फैक्ट के रूप में। पहला कि न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे शेरपा, ठीक है, 29 मई 1953 को, डेट भी याद रखना है, 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर पर इन्होंने क्या की थी? चढ़ाई की थी, चढ़ी थी। ठीक है, इसके बाद पूछा जाए कि पहली महिला कौन थी, तो ये जापान की थी जुंको तबेई। ठीक है, ये विश्व की पहली महिला थी जो कि एवरेस्ट पर कदम रखी थी। कब? 1975 में। ठीक है, वहीं बछेंद्री पाल भारत की पहली महिला थी जिन्होंने ये एवरेस्ट को फतेह हासिल की थी। कब? 1984 में। तो ये तीनों फैक्ट आपको याद रखनी है। ठीक है, 1953, 1975, 1984। चलिए अब अगला फैक्ट है कि आप जानते हैं प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूर्णन करती हैं। ठीक है, चलिए अगला जो फैक्ट है कि आप जानते हैं अपने स्थल से ध्रुव तारे का कोण मापकर आप अपने स्थल का अक्षांश जान सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, क्या है ये समझते हैं थोड़ा अच्छे तरीके से। पूछ रहा है, बोल रहा है यहाँ पे बोला जा रहा है कि अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण मापकर आप अपने स्थान का अक्षांश जान सकते हैं। मतलब ये कि आप जिस भी स्थान पर खड़े हैं वहाँ का अक्षांश कितना है ये आप ध्रुव तारे का कोण माप करके भी आप ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये कोई क्षैतिज है, ये कोई पृथ्वी है और इसके क्षैतिज यहाँ पे आप खड़े हैं। ठीक है, मानते हैं यहाँ पर खड़े हैं और यहाँ पे है तारा। ठीक है, तारा दिख रहा है, तो यहाँ आपकी आंखें मान लेते हैं, यहाँ से आप देख रहे हैं इस तारे को। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो कोण बनेगा, क्षैतिज से जो कोण बनेगा, तो कितना एंगल है? तो जितना एंगल बन रहा होगा यानी कि उसी अक्षांश रेखा पर आप खड़े होंगे। ठीक है, जितना मान लेते हैं कि 23 डिग्री पर खड़े होंगे, तो ये आप कह सकते हैं कि जहाँ पर खड़े हैं वहाँ का अक्षांश रेखा कितना है? तो 27 डिग्री का है। अगर आप सीधे चल जाते हैं, ध्रुव पर चल जाते हैं, पोल पर चले जाते हैं, तो पोल पर देखेंगे तो ध्रुव और
ये ध्रुव तारा और अब पोल पर यानी कि ध्रुव पर, ध्रुव तारा ध्रुव पर, दोनों का जो एंगल बनेगा सीधा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है। अब इसे फिर से समझिए एक और एग्जांपल, जैसे कि यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है और यहाँ पर कोई ध्रुव तारा दिख रहा है, तो यहाँ से कोई व्यक्ति खड़ा है, यहाँ से दिख रहा होगा, तो इस तरीके से तो जो एंगल बन रहा होगा, एंगल मान लेते हैं कि 45 डिग्री का है। ठीक है, तो 45 डिग्री का है तो मतलब है कि यहाँ का जो स्थिति है ना, तो यहाँ का अक्षांश रेखा का मान कितना होगा, तो 45 डिग्री होगा। बस यही यहाँ पे बोला जा रहा है कि अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण मापकर आप अपने स्थान का अक्षांश जान सकते हैं। याद रखिएगा, यह तरीका केवल उत्तरी गोलार्ध में उपयोगी है, क्योंकि ध्रुव तारा आप देखेंगे तो सिर्फ उत्तर दिशा में दिखाई देता है, दक्षिण में दिखाई नहीं देता। तो ये सब रूल आप अप्लाई किसके लिए करेंगे, उत्तरी जो गोलार्ध है उसके लिए, उत्तरी गोलार्ध में ये अप्लीकेबल है, ये रूल लगा सकते हैं आप। ठीक है, चलिए समझ में आ गया होगा, है ना, बेसिक सा था, कोई बड़ा इशू नहीं था इसमें समझने का। ठीक है, बस आपको सिंपल सा फैक्ट याद रखना है कि जहाँ भी आप खड़े हैं तो वहाँ पे कोई क्षैतिज होगा सीधा रेखा। ठीक है, आप यहाँ से देख रहे हैं, मान लेते हैं कि यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे ध्रुव तारा है, तो यहाँ से बस एक सीधी रेखा जो होगी, बस यहाँ से कोण माप लीजिए, जितना एंगल बन रहा होगा तो उस वहाँ पे जहाँ पे खड़े होंगे उसका अक्षांश का मान कितना होगा, उतना ही एंगल होगा जितना आप मापे होंगे। ठीक, चलिए अगला फैक्ट देखिएगा, उपग्रह क्या है। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, उपग्रह क्या है, एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। मतलब ये कि जैसे ये हमारा है सूर्य है, ऐसे चारों तरफ कोई चक्कर लगा रहा है, जैसे पृथ्वी मान लेते हैं कि चक्कर लगा रहा है, तो यहाँ पे पृथ्वी चक्कर लगा रहा है, इस तरीके से घूम रहा होगा। अब ये जो पृथ्वी है इसके चारों तरफ फिर कौन चक्कर लगा रहा होगा, कोई दूसरा कोई ग्रह लगा रहा होगा, जिसे उपग्रह कहते हैं। जैसे कि चांद क्या कर रहा है, पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है ना, और ये पृथ्वी क्या कर रहा है, ये पृथ्वी जो है ये सूर्य के चारों तरफ घूम रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो चांद है वो क्या है, उपग्रह कहलाएगा। ठीक है, अब मानव निर्मित उपग्रह के बारे में बात करें तो यह एक कृत्रिम पिंड है, यह वैज्ञानिक के द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी की संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह के नाम है, जैसे कि इनसेट, IRS, एडुसैट इत्यादि। तीनों का नाम याद रखिएगा। अगला फैक्ट है, क्या आप जानते हैं कि प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। सोचिए, प्रकाश की गति कितनी है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब कि पलक झपकते ही ये 3 लाख किलोमीटर का सफ़र तय कर लेता है। अब सोचिए कि फिर भी इसे पृथ्वी तक आने में, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट का समय लग जाता है। तो सोचिए कि हमसे कितना दूर होगा सूर्य, कल्पना खुद भी कर सकते हैं या फिर कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला रोचक तथ्य है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। मालूम करो कि क्या कोई भारतीय चंद्रमा पर गया है। देखिए, पहला तो रोचक तथ्य में याद रखना है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1969 में सबसे पहले चंद्रमा पर सतह पर कदम रखा था। लेकिन आपको बोला जा रहा है, पूछा जा रहा है कि क्या कोई व्यक्ति थे, भारतीय व्यक्ति थे जो चंद्रमा पर कदम रखे हैं, या आज तक कोई गया है वहाँ पर। तो यहाँ पे आपका जवाब होना चाहिए नहीं। याद रखिएगा राकेश शर्मा के बारे में। राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे जो कि 1984 में गए थे, लेकिन वो चंद्रमा पर नहीं गए थे। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है। चंद्रमा पर अभी तक भारतीय कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है जो कि गए हैं। ठीक है ना, राकेश शर्मा गए हैं लेकिन अंतरिक्ष में गए थे, वो चंद्रमा पर नहीं गए थे। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला फैक्ट है, बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर क्या हैं, छल्ले हैं, और ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को आप देख सकते हैं, कैसे, शक्तिशाली दूरबीन से, पावरफुल दूरबीन से आप इसे देख सकते हैं। ठीक है,
तो यहाँ से याद क्या रखना है, याद ये रखना है कि बृहस्पति, शनि और यूरेनस के चारों तरफ क्या हैं, छल्ले हैं। ठीक है, चलिए अगला फैक्ट है कि आप जानते हैं पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता है। सौर्य शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसीलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल या फिर सोलर सिस्टम कहा जाता है। सौर्य शब्द का उपयोग करते हुए और अधिक शब्दों का लिखें। ठीक है, ये तो बात की बात है, लेकिन आपको याद रखना है इन चीज़ों को। चलिए अगला जो फैक्ट है, रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा से मोहित हुआ है। खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वाले को क्या कहा जाता है, खगोल शास्त्री कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए। ठीक है, खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वाले को क्या कहा जाता है, खगोल शास्त्री कहा जाता है। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। ध्यान से सुनिएगा लेक्चर को, अगला जो सेशन होने वाला है MCQ वाला, तो वहाँ पे आप लोग का क्वेश्चन बहुत ही डीपली पूछा गया, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, उन्होंने कहा था, कौन, आर्यभट्ट ने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। तो जितने भी ग्रह हैं या फिर चंद्रमा हैं, ये कैसे चमकते हैं, तो परावर्तित सूर्य प्रकाश से। ठीक है, परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण ही चमकते हैं। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे हैं। चलिए, तो ये था क्लास 6 में दिए गए तथ्य, और क्या आप जानते हैं से रोचक तथ्य से यहाँ पे उन्होंने बता दिया। जो भी कुछ दिए गए थे सारा हमने यहाँ पे आपको कवर करवा दिया है। अब इससे जो भी MCQ बनेंगे, इसके लिए अलग से मैंने एक वीडियो बना कर रखा है, तो उसको हम बहुत जल्दी ही अपने चैनल पर अपलोड कर देंगे। ठीक है, अगर ये PDF फाइल चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।